नमस्कार स्टूडेंट, मैं सीजी की स्टडी की एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। महिला एवं बाल विकास का व्यापम द्वारा जो पोस्ट निकाला गया है उसके सिलेबस को हम कंटिन्यू कवर करते हुए आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास का जो सिलेबस है उसमें जो हमने पहला और दूसरा महिला एवं बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों का उद्देश्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति एवं मापदंड, इसको देख लिया है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हम देख चुके हैं। इससे संबंधित एमसीक्यू भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। जो प्रश्न पेपर में आ सकते हैं उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हमने लगा लिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए। अब इसका जो अगला टॉपिक है कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। पढ़ने वाले हैं कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी वजन त्योहार के बारे में। तो देखिए, कुपोषण होता क्या है। कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पोषण नहीं मिल पाता और हम गंभीर स्थिति में आ जाते हैं। कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति को आहार में पोषण या पोषक तत्व तो सही मात्रा में नहीं मिल पाते। देखिए, आदमी का शरीर जो है उसे पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। सामान्यतः हर कोई भोजन जरूर करता है, लेकिन अगर उसमें व्यवस्थित रूप से पोषक तत्व नहीं होते तो भी मनुष्य, बच्चे एवं महिलाएं वो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा एवं पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हमारे शरीर को, तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः जो कुपोषण है वो हमें निम्न नज़रों में नजर आता है। जन्म के समय कम वजन, देखिए बच्चों में जन्म के समय जो कम वजन रहता है वो कुपोषण का ही एक उदाहरण है। बचपन में बाधित विकास, जो बच्चों का जो विकास होता है वो बाधित होता है, तो कुपोषण के ये भी एक लक्षण है। अल्प रक्तता यानी एनीमिया, जिसमें रक्त की कमी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे कि रतौंधी, हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था, जो दिखाई नहीं देता बच्चों को। आयोडीन की कमी से बीमारियां जैसे घेंघा रोग है और भी विभिन्न बीमारियां हैं, जैसे कि बुद्धि का कम विकास और मोटापा। देखिए, मोटापा भी एक क्या बोलते हैं, कुपोषण है। कुपोषण नहीं बोलेंगे इसको, अधिक पोषण बोल सकते हैं, तो ये भी उसके अंतर्गत आएगा। आगे जो है कुपोषण के प्रभाव, देखिए कुपोषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं शरीर में, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें विशेष महिला और बच्चों के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हम महिला एवं बाल विकास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से बच्चे और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह आसानी से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो जो बच्चे और स्त्रियां हैं उनको अगर संतुलित भोजन नहीं दिया जाए तो वो एक तो कुपोषित हो जाते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चे और स्त्रियों को अधिकांश रोग जो है वो कुपोषण के कारण घेर लेते हैं। स्त्रियों में जैसे कि खून की कमी, घेंघा रोग, बच्चों में सूखा रोग, रतौंधी या अंधापन, ये कुपोषण के दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, जो भी ये बीमारियां हैं वो सामान्यतः कुपोषण के कारण, यदि अगर कोई महिला और बच्चे अगर सुपोषित है, स्वस्थ है, तो उनको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। तो ये सारे जो दुष्प्रभाव कुपोषण के कारण ही होते हैं। कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, या जन्म के बाद या जन्म से शुरू से ही बच्चों में जो 6 महीने से लेकर 3 वर्ष की आयु तक बड़ी तीव्रता से फैलता है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये आ चुका है कि बच्चों में 6 महीने से लेकर 3 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनमें तीव्रता से फैलता है, यानी किस उम्र के बच्चों में तीव्रता से कुपोषण फैलता है। इसको याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये डाटाबेस प्रश्न है। आगे जो है अल्प पोषण। देखिए, पोषण, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों को बताया गया है। एक अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, इसको आप पहले जान लेंगे। तो अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन, अगर आपको पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपके उम्र के हिसाब से या आपके शरीर के हिसाब से, तो आपका जो वजन है वो आपकी हाइट के हिसाब से कम रहेगा, या इसके अलावा आपकी जो ऊंचाई है वो आपके वजन के हिसाब से कम रहेगा। अल्प पोषण के अंतर्गत रखा गया है। अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, यदि आप पोषक तत्वों से प्राप्त आपको मोटापा या अधिक वजन हो जाता है, आहार संबंधी जैसे कि गैर संचारी रोग जैसे हृदयघात है, स्ट्रोक है, मधुमेह है या कैंसर हो जाता है, तो ये अति पोषण की श्रेणी में रखा गया है। यानी अगर आप अति पोषण लेते हैं तो आपको मोटापा है या हृदयघात संबंधी, यानी स्ट्रोक यानी हृदयघात को ही कहते हैं, हृदयघात यानी हार्ट अटैक को, या मधुमेह, कैंसर, ये संबंधी जो बीमारी होती है वो अति पोषण के कारण होती है। यानी अल्प पोषण भी घातक है और अति पोषण भी घातक है। आगे जो है बच्चों में कुपोषण के मुख्यतः 5 प्रभाव देखे जा सकते हैं। दरअसल यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रकार हो गया है, प्रभाव बोल सकते हैं इसको। तो जो स्टनिंग है, पहला है स्टनिंग। तो स्टनिंग है मतलब उम्र के अनुसार कम ऊंचाई, बच्चों में जो उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई देखा जाता है वो स्टनिंग का एग्जाम्पल है। तो स्टनिंग में जो समस्या होती है, जिनमें बच्चे जो होते हैं सामान्य रूप से शारीरिक वजन और लंबाई
में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, यानी जो लंबाई और वजन का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है। इस समस्या के परिणाम अचानक से सामने नहीं आते, बल्कि बच्चे में धीरे धीरे प्रभाव दर्शाते हैं। देखिए जो स्टनिंग है वो धीरे धीरे ही दर्शाते हैं, क्योंकि अचानक से तो लंबाई बढ़ती नहीं है और अचानक से शरीर भी बढ़ता या घटता नहीं है, वजन जो होता है। तो इसमें कहा जाए जो गर्भधारण है उस समय से माताएं के जो खान पान है उस समय पे ध्यान नहीं देने पर जो भ्रूण का विकास है वो जो है बच्चों में, मतलब जो माताएं होती हैं उनके भ्रूण के विकास में बाधाएं पैदा होती है। तो ये जो है आगे चल के धीरे धीरे करके बच्चों में 2 साल तक होने में, पैदा होने के 2 साल बाद ये पूरी तरीके से प्रदर्शित होता है। तब आदमी समझ पाता है कि ये स्टनिंग का जो कुपोषण है इनमें दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए जो स्टनिंग है वो गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको भी लगाएंगे। अगला जो है वस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, यानी बच्चे की अगर ऊंचाई बढ़ जाए और वजन कम रह जाए। देखिए ये जो समस्या है खासकर इन्फेक्शन या बीमारी जैसा है, जैसे कि मलेरिया और डायरिया होने की स्थिति में दिखाई देता है। ऐसे में बच्चे अचानक जो होते हैं वो जो पोषण होता है, वो पोषक पदार्थों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यानी बच्चों की हाइट बढ़ती रहेगी, लेकिन जब वो पोषक पदार्थ अवशोषित नहीं कर पाएगा तो उनका जो वजन है वो कम रह जाएगा। तो वस्टिंग के दौरान ये बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अगर किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं तो उनके शरीर में जो पोषक पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो है उनके वजन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वजन गेन या उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। तो यह समस्या बच्चे में अचानक से होने वाले पोषक तत्वों की कमी के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वासिओरकर या सूखा रोग। सामान्यतः ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको आप ध्यान देंगे। ये जो अक्सर ना क्वासिओरकर है, मरासमस है, प्रोजेरिया है, इस प्रकार की बीमारियों को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और ख़ासकर ये जो महिला एवं बाल विकास का है तो इसको खासकर फोकस किया गया है। तो जो क्वासिओरकर है ये प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होता है। इसमें इंसान की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और शरीर के विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा शरीर में सूजन की समस्या रहती है। आहार में कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन युक्त खाद्य शामिल करने के कारण यह स्थिति पैदा होती है। क्वासिओरकर या सूखा रोग, देखिए ये नाम याद रखेंगे आप, क्वासिओरकर को ही सूखा रोग बोलते हैं। अगला जो रोग है वो मरासमस। देखो क्वासिओरकर की तरह मरासमस भी एक प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब आवश्यकता अनुसार कैलोरी किसी बच्चे को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मांसपेशियां ठीक रूप से विकसित नहीं हो पाती है। देखिए मरासमस भी बहुत गंभीर बीमारी है। मरासमस के लक्षण, मरासमस का जो लक्षण है शरीर में वृद्धि की कमी, नाड़ी की धीमी गति चलना। जो अपना डॉक्टर जो चेक करता है नाड़ी, यानी हृदय स्पंदन बोल सकते हैं उसको, हृदय स्पंदन धीमी चलना, पाचन तंत्र में विकार, यकृत का बढ़ना, यकृत यानी लीवर, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है उसकी क्षमता कमजोर होती है, रोग निरोधक जो है इम्यून सिस्टम क्षमता कम हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, पतला दस्त होता है, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, भावहीन चेहरा, रूखा सूखा चेहरा दिखता है, झुर्रीदार चेहरा दिखता है। एक जो अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी जिसका नाम पा था, शायद आप लोगों को याद होगा, तो उसमें एक बीमारी बताई गई थी प्रोजेरिया। तो ये भी मतलब देखा जाए तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोजेरिया भी याद रखेंगे। ये भी उस जिस टाइम ये पाव मूवी आई थी तो एग्जाम में इससे प्रश्न बने थे कि प्रोजेरिया का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो ये भी बच्चों में देखा जाता है। अगला जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। देखिए विटामिन, हम इससे पहले क्लास में विटामिन के बारे में चर्चा किए हैं, वो कम मात्रा में जरूरी एसेंशियल तत्व होते हैं लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनके बिना हमारे शरीर का जो क्रिया सही ढंग से, सुचारू ढंग से नहीं चल सकता। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको विटामिन या मल्टीविटामिन या फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर, आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों में कुपोषण देखा गया है। इस पोषण तत्वों, ये जो पोषक तत्व है ये फूड सप्लीमेंट जो हमें खाने के द्वारा ठीक ढंग से अगर प्राप्त नहीं होता तो हमें कुपोषण के शिकार होते हैं। तो इसमें अब जो है महिलाओं में कुपोषण के बारे में चर्चा करेंगे। महिलाओं में कुपोषण का कारण, देखिए महिलाएं जो है सामान्यतः महिला एवं बाल विकास
का जो टॉपिक है वो बच्चों और महिलाओं से संबंधित है। हाँ, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित ही हमको देखना है। तो महिलाओं में कुपोषण के कारण 20 वर्ष से पहले गर्भधारण, देखिए कई देश ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल बोल सकते हैं कि जो 20 वर्ष से पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, जिसके कारण उनका गर्भधारण कम उम्र में हो जाता है। किशोरियों की अपर्याप्त देखरेख, देखिए सामान्यतः क्या है, लड़के लड़कियों में भेदभाव कहीं कहीं देखा जाता है। देखिए हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं देखा जाता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, लड़कों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों में कम। तो किशोरियाँ जो है उनका अपर्याप्त देख रेख होता है, जिनसे उनको सही ढंग से मतलब पोषण नहीं मिल पाता है। प्रसव के बाद देख रेख ढंग से नहीं मिलता है, ये भी एक कारण प्रसव यानी जो बच्चों का जो जन्म होता है उसके बाद बार बार और कम अंतराल में गर्भधारण। देखिए शिक्षा की कमी के कारण आदमी क्या है, एकदम कम समय अंतराल में, यानी साल, 1 साल, 1.5 साल के अंतर में बार बार गर्भधारण करने के कारण शरीर में कुपोषण की स्थिति आ जाती है। सामाजिक पाबंदी और पारंपरिक तरीकों जैसे आखिरी में भोजन करना। देखिए जो सामाजिक पाबंदियां हैं औरतों के लिए हमारे भारत देश में तो खासकर देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि इसमें आखिरी में भोजन करना, पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद महिलाएं खाना खाती है। अगर उनके लिए खाना कम पड़ जाता है तो वो उतने में ही संतोष कर लेती हैं, सही मायने में उनको पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये भी कुपोषण के बहुत बड़े बड़े कारण हैं। आगे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण, देखिए ये भी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने हिसाब से जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में है। तो नाटापन, यदि किसी बच्चे का जो कद है वो आयु के अनुपात में कम रह जाता है तो इसे भी एक कुपोषण का उदाहरण मानेंगे। अगला जो है दुबलापन, यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुसार कम होता है और वह निर्बल रह जाता है तो इसे भी कुपोषण बोलेंगे। देखिए दुबलापन अगर उसके हाइट के अनुसार कम रह जाए तो। अगला है कम वजन, आयु के समय मतलब जो जितनी आयु है उसके हिसाब से अगर बच्चा जो है अंडरवेट रह जाए, यानी उसका वजन कम रह जाए उम्र के हिसाब से, तो इसको भी कुपोषण की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो है जन्म के समय शिशु का नॉर्मल जो वेट है वो होना चाहिए 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि 80% बच्चे इतने ही वजन के साथ पैदा होते हैं और जो नहीं होते उनको कुपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। अगला जो है एनीमिया, देखिए एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून नहीं बनता है, खून की कमी। तो इससे पीड़ित जितनी महिलाएं हैं तो इनको प्रसव के दौरान गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इन्हें भी कुपोषण की श्रेणी में रखा गया है। एनीमिया को याद रखेंगे, एनीमिया जो है विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से होता है, ये हमने पिछले वीडियो में कंसल्ट किया था। तो भारत में कुपोषण से नुकसान, देखिए जो नुकसान है हमारे भारतवर्ष को, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, एक युवा कार्यशील जनसंख्या भारत देश में कुपोषण जैसी समस्या के लिए आर्थिक महाशक्ति बनने का प्रयासों में बाधक है। अगर हमारे देश में लोग कुपोषित रहेंगे तो हम महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर नहीं हो पाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत, देखिए अभी वर्तमान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, ये पुराना डाटा है तो इसके हिसाब से आप नहीं चलेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत 20 सबसे बड़े देशों में जो है वो शामिल है। ठीक है, यहाँ जो है भुखमरी की स्थिति रहती है और मतलब फिलहाल पाकिस्तान जैसे देश को भी हम मतलब पीछे छोड़ चुके हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से। कुपोषण के कारण GDP में 6.5% हानि की वजह से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में बहुत पीछे है। देखिए अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण क्या बोलते हैं हमारी GDP बहुत गिरी हुई है। तो ये जो डाटा है सिर्फ पुराना है, अभी नए डाटा के हिसाब से ये जो अपडेट मैं आपको MCQs में क्लियर करा दूंगा कि अभी वर्तमान में डाटा क्या है। तो इसमें आप एकदम इसको लेकर के नहीं चलेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक अलग से वीडियो आएगा जो भारत में जितने भी हंगर इंडेक्स या जितने भी इंडेक्स आए हैं उसमें क्या बोलते हैं हमारे भारत कौन सी स्थिति में, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। भारत में कुपोषण के कारण, देखिए अब जो भारत में कुपोषण के कारण है उसको हम देख लेते हैं। पोषण की कमी और बीमारियां कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण है। सामान्यतः अशिक्षा, गरीबी के चलते भारतीयों को भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण कई प्रकार के रोग जैसे एनीमिया, घेंघा रोग, बच्चों की हड्डी कमजोर होना आदि देखे जाते हैं। भारत में कुपोषण की कमी,
पोषण की कमी बीमारी या कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण में से एक है। अशिक्षा और गरीबी के चलते भारतीयों में भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कई प्रकार के रोग जैसे एनीमिया, घेंघा रोग, बच्चों की हड्डी कमजोर होना आदि हो जाते हैं। पारिवारिक खाद्य असुरक्षा तथा जागरूकता की कमी, ये बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा, जिसके कारण लोगों में पोषण या कुपोषण देखा जाता है। ठीक है, पोषण की कमी होने के कारण कई लोग कुपोषित रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अनुपलब्धता, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1700 मरीजों में एक डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 1000 मरीजों में 1.5 डॉक्टर हैं। देखिए, ये तो सिर्फ एक डाटा है, लेकिन अभी भी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अभी भी कई जगह मेडिकल की स्थिति इतनी कमज़ोर है। अभी कोविड के समय हम देख रहे थे कि हमारे भारत के अलावा कई देशों में कितने लोगों की मौत हुई। तो ये सबसे बड़ा कारण हम मान के चल सकते हैं कि अशिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण कुपोषित कई लोग रह जाते हैं। कुपोषण का एक बड़ा कारण लैंगिक असमानता भी माना जा सकता है। माना क्या जा सकता है, लैंगिक असमानता है भी। भारतीय महिलाओं में निम्नलिखित सामाजिक स्तर पर जो भोजन का जो बंटवारा होता है, जैसे कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को एक तो कम भोजन मिलना, और ऊपर से क्या बोलते हैं, उनको अंतराल में समय यानी भोजन करने के लिए कम समय मिलना, या जो मिल जाए उसको सिर्फ खा करके पेट भर लेना। तो ये बहुत ही जो गलत प्रभाव डालता है महिलाओं और बच्चों की हेल्थ में। अगला जो है लड़कियों का कम उम्र में विवाह हो जाना और जल्दी जल्दी माँ बन जाना, ये भी बहुत ही गहरा कारण है जो महिलाओं और क्या बोलते हैं बच्चों की कुपोषण का बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गंदगी चारों तरफ जो फैली हुई रहती है, और इसके कारण कुपोषण भी फैलता है। अगला है बचाव के तरीके। देखिए, इसमें हम कैसे बच सकते हैं कुपोषण से। बच्चों को बचा सकते हैं, महिलाओं को बचा सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। बच्चों को पोषण आहार 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और इसके बाद शिशुओं को पूरक आहार जैसे कि दाल का पानी, डिब्बा बंद प्रोटीन आदि दिया जाना चाहिए। देखिए, ये जो प्रश्न है एग्जाम में आ चुका है कि बच्चों को पोषक आहार के रूप में 6 महीने तक क्या देना चाहिए, तो इसमें केवल और केवल माँ का दूध आएगा। आगे जो है किशोरियों को आयरन की गोलियां देना आवश्यक है ताकि वे एनीमिया का शिकार ना हो सके। ठीक, तो जो आयरन की गोली वो एनीमिया से जो महिलाएं हैं उनको बचाती है। देखिए, इसमें महिलाओं को एनीमिया से बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या बोलते हैं जो महिलाओं के मासिक धर्म या पीरियड्स होते हैं उनके कारण उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो अगला है आगे जो है स्वच्छता का ध्यान, यदि झुग्गी में रहने वाले बच्चों के आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो संक्रमण आदि ये सबसे बच सकते हैं। देखिए, बीमारी होने के कारण भी आदमी कुपोषित रह जाता है, क्योंकि वो जब बीमार रहेगा तो उसको पोषण ढंग से मिल नहीं पाएगा, उसका शरीर ढंग से पोषण एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना वृद्धि निगरानी, एक बच्चे का वृद्धि कैसे हो रहा है उसको निगरानी रखना वृद्धि निगरानी कहलाता है। वृद्धि निगरानी के लिए आवश्यक क्या होता है उसको हम देखेंगे। कम वजन वाले, गंभीर कम वजन वाले बच्चे की पहचान करना, कम वजन वाले बच्चे को समान स्तर पर लाने का प्रयास करना, कुपोषण से होने वाली बीमारियों को रोकना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। देखिए, ये वृद्धि निगरानी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम ये शायद कुपोषण को दूर कर सकते हैं। जैसे कि कम वजन को अलग करना, गंभीर कम वजन वाले बच्चों को अलग करना, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको बीमारियों से रोकना या बचाना, शिशु मृत्यु दर कम करना। वृद्धि का आकलन, देखिए इससे भी प्रश्न आया हुआ है कि वृद्धि का आकलन किस विधि से किया जाता है। तो वृद्धि का आकलन आदमी देखेंगे बच्चों में ना, ये विशेषकर बच्चों में है। आयु के अनुसार उनकी बाह की परिधि मापना। देखिए, जो बच्चों के जो बाह होते हैं, कोहनी और शोल्डर है ना, एल्बो और शोल्डर के बीच में जो उसकी मोटाई होती है उसको मापा जाता है। आयु के अनुसार बच्चों की जो है वृद्धि यानी ऊंचाई को मापा जाता है।
आयु के अनुसार उनका वजन का माप लिया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना की जाती है। देखिए, जब आदमी का वजन ठीक तरीके से नहीं बढ़ता है तो आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कभी कभी ये टेस्ट लिखते हैं, BMI टेस्ट करा के आइए। तो बॉडी मास इंडेक्स का भी टेस्ट कराते हैं ताकि क्या बोलते हैं, ये पता चले कि उसका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वजन से होने वाली मासिक बढ़ोतरी, देखिए इससे भी प्रश्न आ चुका है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि बच्चों के किन किन महीने में कितना वजन बढ़ना चाहिए। जन्म से 6 माह तक लगभग 500 से 800 ग्राम प्रति माह बच्चे में वृद्धि देखी जाती है। 7 माह से 12 माह तक लगभग 300 से 400 ग्राम, देखिए इसमें ग्राम है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रति माह जो उसकी वृद्धि मापी जाती है। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति माह। देखिए इसमें प्रति सप्ताह नहीं है ना, प्रति माह, प्रति माह वृद्धि को मापा जाता है। और 3 से 5 वर्ष तक लगभग 225 ग्राम तक प्रति माह। तो इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। खासकर वृद्धि निगरानी के 5 चरण होते हैं। देखिए इसमें जो है 5 चरण कैसे कैसे शामिल किया गया है। प्रथम चरण में बच्चे की सही आयु और जन्म तिथि का निर्धारण। देखिए कभी कभी ये होता है कि आदमी ये समझ नहीं पाते कि इसका जन्म कब हुआ है, इसकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से ये जानना ज़रूरी है कि उसकी उम्र कितनी, उसके हिसाब से उसका ये निर्धारण होगा कि इसमें पोषण है या कुपोषण है। दूसरा जो चरण है बच्चे का सही वजन का निर्धारण। और अगला जो है तृतीय चरण जो है आयु और वजन को वृद्धि चार्ट में सही तरीके से रेखांकित करना कि वो सुपोषित है कि कुपोषित। अगर उसका उम्र के हिसाब से वजन सही है तो वो सुपोषित होगा, और उम्र के हिसाब से वजन गलत है यानी कम है तो वो कुपोषण की कैटेगरी में आएगा। चतुर्थ चरण ये है कि ये चिन्ह जो बिंदु है स्थिति और विकास का वक्र का जो दशा है वो विश्लेषण सही कर रहा है गलत, ये देखना। देखिए जो उम्र है और जो वेट है उसके हिसाब से अगर वक्र सही बन रहा है तो बच्चा सुपोषित है। और 5वां जो चरण है बच्चे की वृद्धि की स्थिति में संबंध में पालकों से चर्चा एवं परामर्श करना। अगर बच्चों में कोई समस्या है तो उससे उनकी जानकारी देना, और बच्चा अगर सुपोषित है तो इसकी भी जानकारी पालक को होनी चाहिए और उनको विभिन्न प्रकार के परामर्श दिए जाते हैं। आगे है वजन त्यौहार। देखिए वजन त्यौहार जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल से पहले मनाया गया था, तो इसमें जो भी रहेगा 2019 के हिसाब से रहेगा। तो अभी जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वजन त्यौहार जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से मनाया जा रहा है, ना कि क्या बोलते हैं अपने आंगनवाड़ी में बुला करके। तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में पोषण स्तर का आकलन करने के लिए 7 जुलाई से 16 जुलाई तक अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार मनाया गया। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पूर्व की बात हो रही है। वजन त्यौहार में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बच्चों का वजन लिया जाएगा। देखिए इसमें यह बता रहे हैं वजन त्यौहार में होता क्या है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से वजन त्यौहार में चिन्हांकित कीजिए क्या क्या होता है, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। वजन त्यौहार में आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाली 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरियां बालिकाओं का स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के साथ साथ उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स ना भी ज्ञात किया जाता है। इससे किशोरियों में एनीमिया का स्तर पता कर उनके नियंत्रण में मदद मिलती है। वजन त्यौहार में जनप्रतिनिधि और समुदाय की सक्रिय सहभागिता भी ली जाती है। वजन त्यौहार में बच्चों का वजन लेने के बाद उन्हें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री कर, देखिए इसमें जो है उनका पूरा डिटेल एक सॉफ्टवेयर में एंट्री किया जाता है और क्या बोलते हैं इसको जो सेव करके डाटा को मॉनिटरिंग की जाती है कि आगे चल के क्या बोलते हैं कितना अधिक है कितना कम हो रहा है, और ये जितनी भी कुपोषण इसको दूर भगाने में मदद मिलता है। आगे जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ काम की चीज़ों को ध्यान देंगे। तो जो कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है महिला एवं बाल विकास से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 के मतलब 2019 में अंतिम बार वजन त्यौहार मनाया गया था। इस दौरान यहाँ पे डाटा को याद रखेंगे 22,000 बच्चों का वजन लिया गया था, जिसमें सामान्य वजन श्रेणी के बच्चे 12,121
और मध्यम जो वजन के जो बच्चे थे वो 6128 तथा गंभीर श्रेणी में जो बच्चे थे वो 3839 कुपोषित बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो जितना डाटा है इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो प्रश्न है पेपर में आ सकता है 2019 के अनुसार, क्योंकि लास्ट में जो वजन त्यौहार है 2019 में ही मनाया गया था। ये इसके जो MCQs है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें कुछ कुछ जगह पर जो गलत जो दिया हुआ है उसको आदमी ध्यान देगा, उसको मैंने मतलब बातों बातों में ही करेक्शन किया है। तो आप एग्ज़ाम में इस प्रकार की गलती ना करें, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, जिससे ये जो PDF में कुछ गलती हुई है वो आपसे ना हो पाए। और जो MCQs है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।